होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण बुक क्लास 6। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम पाठ नंबर 1, भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण। तो आज हम इस पाठ में भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा के बारे में। तो भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं भाषा के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। आरंभ में भाषा बोलचाल के लिए प्रयोग की गई, धीरे धीरे इसके लिखित रूप का विकास हुआ। तो आइए चित्र देखिए। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ हाँ जरूर, चलो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत किसके द्वारा कर रहे हैं? भाषा के द्वारा। यानी अगर भाषा नहीं होती तो ये आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। यानी भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर दूसरे की बात को समझने, लिखकर अपने भाव विचार व्यक्त करने एवं लिखित सामग्री को पढ़कर समझने का नाम भाषा है। यह बातचीत परस्पर एक दूसरे के सामने होती है। लिखित रूप में भी यह एक संवाद होता है। यहाँ तक कि टेलीफोन तथा कंप्यूटर नेटवर्क पर दो लोगों के बीच संवाद का माध्यम भी भाषा ही है। तो यानी अगर आप कंप्यूटर पर किसी से बात करते हैं, चाहे फ़ोन पर, चाहे किसी भी इंटरनेट के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा आप किसी से बातचीत करते हैं, तो सब किसके द्वारा? भाषा के द्वारा ही आप बातचीत करते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाषा क्या है। अब भाषा के कुछ रूप हैं। तो भाषा के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा आपकी पहली मौखिक भाषा, यानी जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का मूल रूप है जो सर्वाधिक स्वाभाविक तथा व्यापक होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है लिखित भाषा, जिसमें हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा को आकार तथा स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मौखिक भाषा कौन सी होती है और लिखित भाषा कौन सी होती है। इसके बाद तीसरी है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? कभी कभी हम बोलकर या लिखकर समझा नहीं पाते, लेकिन कभी कभी हम संकेत के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास अनेक मूक प्राणी होते हैं जो संकेत के द्वारा अपनी अपनी बात कहते हैं, जिससे पशु पक्षी विभिन्न ध्वनियों के द्वारा अपनी भूख, प्यास, हर्ष, विषाद आदि भावनाएं प्रकट करते हैं। तो बच्चों, पशु पक्षी जानवर जो हैं वो हमसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो संकेत के माध्यम से अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें भूख प्यास लग रही है या फिर वो दुखी हैं, खुश हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं। यातायात के नियमों में लाल, नारंगी, पीला और हरा रंग या प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, ये सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कभी भी जब जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो वहाँ पर जो लाइट लगी होती है, ट्रैफिक लाइट, उसके द्वारा आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो भी संकेत के द्वारा ही आपको समझाते हैं कि अब आपको जाना है या आपको रुकना है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सीटी बजाना, हाथ हिलाना, मुंह पर उंगली रखकर मौन रहने का संकेत करना, ताली बजाना आदि भी भाषिक संकेत हैं, लेकिन इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, कभी कभी आपने क्लास में देखा होगा टीचर आपसे कहती है इस तरह से फिंगर मुंह पर रखने के लिए बोलती है, इसका मतलब क्या होता है कि चुप रहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संकेत के द्वारा समझाई जाती हैं, ना तो बोलकर और ना ही लिखकर। ठीक है,
महत्वपूर्ण बिंदु, सांकेतिक भाषा के द्वारा सभी तरह के भावों विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। व्याकरण के अंतर्गत भाषा के दो ही रूप ही सब मान्य हैं, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। भाषा के अन्य रूप, मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उसी को सबसे पहले सीखता है। यह भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। तो आपने देखा होगा, जो बच्चा जिस जगह पर पैदा होता है, जहाँ की जिस जगह पर जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चा वैसी भाषा ही सीख जाता है। ठीक है। अगर बच्चा पंजाब का है तो वो पंजाबी सीख जाता है। ठीक है। विदेश का है तो अंग्रेजी सीखता है, हिंदुस्तान में है तो हिंदी सीखता है, तो बंगाल में है बंगाली सीखता है। तो अलग अलग जगह पर बच्चा उसी जगह की भाषा सीख जाता है। राजभाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन और जनता के बीच में संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बंगला, असमी, ओडिया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, बोडो, संथाली, मणिपुरी तथा मैथिली। इन भाषाओं में से हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? ऐसी भाषा जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और जनजीवन अभिव्यक्ति पाते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह अधिसंख्यक क्षेत्र में बोली, समझी एवं लिखी पढ़ी जाती है। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। साहित्यिक भाषा, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य ही किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्राय कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। यह भाषा का मानक रूप होती है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि विधाओं की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती है। अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। तो बोली क्या होती है? जिस जगह पर जिस तरह की बोली बोली जाती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की बोली बोली जाती है। तो आइए इस बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली भाषा का एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग बोलकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र बदलते ही बोली अपना रूप बदल लेती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। यह मानक व्याकरण सम्मत भाषा से भिन्न होती है। हिंदी की बोलियां अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, हिमाचली, मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली आदि हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं। तो जो वो बोलियां बोली जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या है? जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना प्रारंभ किया, तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है। इसके लिए उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देना आरंभ किया, जो लिपि कहलाए। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जो निम्नलिखित प्रकार है। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो आइए पढ़ेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। बंगाली बांग्ला में, मराठी देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, तेलुगु ब्राह्मी में और चीनी चित्रलिपि में। ठीक है। इसी तरह से संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, तमिल में, जर्मन रोमन में और फ्रेंच भी रोमन में। ठीक है। सभी भारतीय भाषाएं तथा रोमन बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। अरबी फारसी लिपियां दाएं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। चीनी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है। किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ये भाषा को सही ढंग से लिखने की कला को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। तो आइए व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं।
भाषा प्रयोग करते समय हमें उसके स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी अगर आपको भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना है तो उसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण से ही हम अपनी भाषा को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, व्याकरण हमें लिंग, वचन और कारक के नियम सिखाता है। निम्नलिखित वाक्य देखिए, शिवम ने गाना गाई, तो ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में नाम है आपके पास शिवम का है, लेकिन बाद में गाना गाई बोल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, मेल है, तो आपको क्या बोलना था? गाना गाया। तो ये वाक्य क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। छोटा भाई गिर गई, तो ये भी क्या है? अशुद्ध। दोनों बहनें अच्छा लेखिका हैं। ठीक है, तो क्या है? अच्छा नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था? अच्छी लेखिका है। तो ये भी क्या हुआ? अशुद्ध वाक्य। उपयुक्त वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं। वाक्य रचना के समय यदि हमें नियमों की सही जानकारी नहीं होगी तो हमारे वाक्य शुद्ध नहीं होंगे। भाषा के इन नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र हमें यह बताता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। इसी आधार पर अब हम उपयुक्त वाक्यों की अशुद्धियों को दूर कर उन्हें शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि शिवम ने गाना गाया, दोनों बहनें अच्छी लेखिकाएं हैं, छोटा भाई गिर गया। ठीक है, तो ये आपके शुद्ध वाक्य। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाए उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट में आपने भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण सभी के बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको सभी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।